जीवन की शुरुआत एक अकेली नन्ही सी कोशिका से होती है, मतलब एक सेल से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक पल के लिए सोचने वाली बात है कि वो वही एक कोशिका कैसे तय करती है कि उसे बरगद के पेड़ की एक मजबूत शाखा बनना है या फिर किसी इंसान के फेफड़े का वो हिस्सा बनना है जो ऑक्सीजन सोखता है। राइट, ये बहुत ही हैरान करने वाला प्रोसेस है। हाँ, मतलब हम अक्सर अंगों की बात करते हैं ना, जैसे दिल, दिमाग, जड़ें, पत्तियां। लेकिन इन अंगों को बनाने वाले उन बहुत ही सूक्ष्म बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, जो असल में सारी मेहनत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सामने जीव विज्ञान के एक बेहद विस्तृत व्याख्यान के नोट्स हैं, और इस चर्चा का मिशन सिर्फ कुछ भारी भरकम वैज्ञानिक शब्दों को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस श्रम विभाजन को जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, उसको डिकोड करना है, जिसे प्रकृति ने अरबों सालों के एवोल्यूशन में गढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस पादप और जंतु ऊतक यानी प्लांट और एनिमल टिश्यूज पर रहेगा। और इन नोट्स को खंगालते हुए जो एक कहानी सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, वो है विशेषज्ञता की कहानी, मतलब स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन। हाँ, एक कोशिका से ऊतक बनने का पूरा सफर ये तय करता है कि उस जीव की जीवन शैली कैसी होने वाली है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम सिर्फ एक पौधे और एक जानवर के बुनियादी अस्तित्व की तुलना करें, तो वास्तुकला की दो बिल्कुल अलग जरूरतें सामने आती हैं। राइट, क्योंकि पौधा अपनी जगह पर स्थिर है। एग्जैक्टली। आंधी हो, तूफान हो, उसे एक ही जगह खड़े होकर सब कुछ सहना है। उसे एक यांत्रिक सहारे की जरूरत है। दूसरी तरफ जानवरों का पूरा अस्तित्व गतिशीलता पर टिका है। भोजन खोजना, शिकार से बचना, आश्रय ढूंढना। तो मतलब भले ही दोनों जीवन के रूप हैं, लेकिन दोनों को बनाने वाली जो ईंटें हैं, यानी उनके ऊतक, वो डिजाइन और फंक्शन में एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। बिल्कुल अलग होते हैं। ये वास्तुकला की जो तुलना है ना, ये बहुत ही प्रासंगिक है। और क्योंकि हर इमारत की शुरुआत उसकी नींव और विस्तार से होती है, तो पौधों की उस दुनिया से शुरू करना सबसे तार्किक लगता है, जो उन्हें एक बीज से विशाल पेड़ में बदल देती है। लेक्चर नोट्स में एक खास ऊतक का जिक्र है, विबजोतक ऊतक, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर इसे रोजमर्रा की भाषा में समझें तो ये ऊतक एक स्टार्टअप कंपनी की तरह काम करता है। अरे वाह, ये स्टार्टअप वाली एनालॉजी बहुत सही है ना? मतलब वहां किसी के पास आराम का वक्त नहीं है, बस हर कोई 24 घंटे काम कर रहा है, लगातार विभाजन हो रहा है। हाँ, सेल डिवीजन लगातार चालू है। और पौधे के विकास के लिए ये 3 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला है शीर्षस्थ या एपिकल ऊतक, जो चोटी और जड़ों के सिरों पर बैठकर लंबाई बढ़ाते हैं। दूसरा है पार्श्वयी या लैटरल ऊतक, जो तने के भीतर बैठकर उसकी मोटाई यानी गर्थ बढ़ाते हैं। और तीसरा है अंतर्वेशी या इंटरकैलरी ऊतक, जो नोड्स के पास रहकर वहां से नई शाखाएं या पत्तियां निकालते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहां मुझे एक तकनीकी उलझन है। कोई भी कोशिका इतनी तेज गति से बिना रुके विभाजित कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है, इस स्टार्टअप मोड को बनाए रखने के लिए उनके अंदर ऐसा क्या खास होता है? इस स्टार्टअप एनालॉजी को अगर हम सेलुलर स्तर पर ले जाएं, तो जवाब इनके अंदर के असंसाधनों के प्रबंधन में छुपा है। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का तथ्य रेखांकित किया गया है। अच्छा, वो क्या है? इन विभजोतक कोशिकाओं में रसधानियां यानी वैक्यूल्स पूरी तरह से अनुपस्थित होती हैं। वेट, रसधानियां मतलब वैक्यूल्स ना? हाँ, वो नहीं होती? हाँ, एग्जैक्टली। आमतौर पर पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी होती है, जिसका काम पानी, भोजन या अपशिष्ट पदार्थों को स्टोर करना है। राइट। लेकिन एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में सोचिए जो अभी सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। उसके पास बड़े बड़े गोदाम या स्टोरेज स्पेस बनाने का ना तो समय है और ना ही संसाधन। अरे वाह, मतलब इन कोशिकाओं का काम भविष्य के लिए कुछ संचय करना है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। इनका एकमात्र लक्ष्य तुरंत विभाजित होना है, इसलिए इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। इसके बजाय इनका केंद्रक बहुत बड़ा होता है, जो लगातार निर्देश देता है। और कोशिका द्रव्य? हाँ, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बहुत सघन होता है, जो विभाजन के लिए तुरंत ऊर्जा और कच्चा माल मुहैया कराता है। क्या बात है! मतलब ये कोशिकाएं भविष्य की कोई चिंता नहीं करती, सिर्फ आज के विस्तार पर ध्यान देती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हर स्टार्टअप को कभी न कभी एक स्थिर कॉर्पोरेट में बदलना पड़ता है। हाँ, ग्रोथ एक पॉइंट पर आकर रुकती है। तो जब ये अंधी दौड़ यानी ये सेल्यूलर विभाजन रुक जाता है, तो ये स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं।
और यहीं से विशेषज्ञता का असली खेल शुरू होता है। राइट। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है नारियल के रेशे का उदाहरण। कोकोनट हस्क। हाँ, मतलब सोचिए एक पौधा जिसके पास कोई हड्डियों का ढांचा नहीं है, कोई आयरन या स्टील नहीं है, वो अपने बीज को बचाने के लिए इतना कठोर आवरण कैसे तैयार कर लेता है कि उसे हाथों से छीलना मुश्किल हो जाए। ये प्रकृति की केमिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। जब विभाजन का काम खत्म हो जाता है तो कोशिकाएं अलग अलग जिम्मेदारियां ले लेती हैं। इन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं? इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है पेरेन्काइमा। ये वे कर्मचारी हैं जो बैक ऑफिस संभालते हैं। अच्छा, बैक ऑफिस। हाँ, इनका मुख्य काम भोजन का संचय करना है। ये बहुत ही लचीले स्वभाव के होते हैं। अगर पौधा पानी में है तो इन कोशिकाओं के बीच हवा भर जाती है और ये एरेन्काइमा बन जाते हैं। जिससे कमल या जलकुंभी जैसे पौधे पानी पर तैर पाते हैं। एग्जैक्टली। और अगर ये पत्ती में है तो वहां क्लोरोफिल आ जाता है और ये क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। ओके, तो ये पहला हुआ। दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रकार है कॉलेनकाइमा। ये पौधे को बिना टूटे झुकने की ताकत देते हैं। जैसे तेज हवा में पेड़ की डालियों का झूलना। हाँ बिल्कुल। ये लचीलापन इसलिए आता है क्योंकि इन कोशिकाओं के कोनों पर पेक्टिन नाम के रसायन का जमाव होता है। पेक्टिन। और अब आते हैं आपके उस सवाल पर जो नारियल के रेशे के बारे में था, जो कि तीसरे प्रकार का ऊतक है, स्क्लेरेन्काइमा। हाँ, तो क्या यही वो बायोलॉजिकल कंक्रीट है? सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने, एकदम कॉन्क्रीट। स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं में लिग्निन नाम का एक रसायन भर जाता है। लिग्निन? हाँ, लिग्निन इतना सख्त होता है कि वो कोशिका के अंदर जाने वाले हर रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ओहो, तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कोशिकाएं मर जाती हैं। लिग्निन के जमाव के कारण ये मृत कोशिकाएं अत्यंत कठोर फाइबर में बदल जाती हैं। माय गुडनेस। तो नारियल का रेशा, जिसे हम कोकोनट हस्क कहते हैं, वो पूरी तरह से इसी मृत लिग्निफाइड ऊतक से बना है। हाँ, पौधे ने मजबूती पाने के लिए अपनी ही कोशिकाओं की जान की बलि दे दी। यार, ये तो एक तरह से महल की सुरक्षा के लिए खुद को दीवार में चुनवा लेने जैसा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुरक्षा की बात करें तो बाहरी खतरों और मौसम से लड़ने के लिए पौधे कुछ और तरकीबें भी अपनाते हैं ना? हाँ, रक्षी ऊतक या प्रोटेक्टिव टिश्यूज इसका बेहतरीन उदाहरण है। जैसे मरुस्थलीय इलाकों में जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहां पौधों की बाहरी परत पर क्यूटिन नाम के एक मोम जैसे पदार्थ की कोटिंग बन जाती है। क्यूटिन। हाँ, जो पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकती है। और जो पुराने पेड़ होते हैं जिनकी छाल कॉर्क में बदल जाती है, उनमें सुबेरिन पाया जाता है। सही कहा। नोट्स के अनुसार ये सुबेरिन छाल को हवा और पानी दोनों के लिए पूरी तरह से अभेद्य बना देता है। इम्परमेबल। एग्जैक्टली। हाँ, एक और दिलचस्प डिजाइन जो सामने आता है वो है पत्तियों पर मौजूद रक्षी कोशिकाएं या गार्ड सेल्स। अच्छा, वो राजमा के दाने वाली कोशिकाएं। हाँ एग्जैक्टली। इनका आकार बिल्कुल इंसानी किडनी या राजमा के दाने जैसा होता है, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए खुलने और बंद होने का काम बड़ी खूबी से करता है। तो इस पूरी व्यवस्था को देखने से स्पष्ट होता है कि पौधे ने अपना ढांचा खड़ा कर लिया है, भोजन जमा कर लिया है, लचीलापन भी आ गया है और एक वाटरप्रूफ आवरण भी बन गया है। सब कुछ सेट है। लेकिन एक पेड़ 100 फीट लंबा भी तो हो सकता है। जड़ें जमीन के नीचे हैं और भोजन बनाने वाली पत्तियां चोटी पर। इनके बीच रसद कैसे पहुंचेगी? यहीं पर जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की एंट्री होती है। जाइलम और फ्लोएम, एक तरह का पादप हाईवे सिस्टम। राइट, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन इन नोट्स को पढ़ते हुए मुझे जाइलम और फ्लोएम के डिजाइन में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखा, जिससे मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वो विरोधाभास क्या था? देखिए, जाइलम का काम है मिट्टी से पानी को सोखकर ऊपर पत्तियों तक ले जाना, यूनिडायरेक्शनल। हाँ, यानी सिर्फ एक दिशा में, ग्रेविटी के खिलाफ। हाँ, वही फ्लोएम का काम है पत्तियों में तैयार हुए भोजन को पौधे के हर हिस्से में ऊपर नीचे अगल बगल पहुंचाना। बाई डायरेक्शनल। हाँ। लेकिन सबसे अजीब बात है इनका जीवन। हाँ। जाइलम और फ्लोएम में जीवित और मृत कोशिकाओं का अनुपात बिल्कुल उल्टा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया है। देखिए, ये जीव विज्ञान के सबसे शानदार मैकेनिकल डिजाइन्स में से एक है। चलिए इस विरोधाभास का पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ प्लीज। जाइलम में पानी का परिवहन होता है। इसके 4 अलग अलग घटक होते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक घटक जाइलम पेरेन्काइमा जीवित होता है। और बाकी 3? बाकी 3 जिनमें मुख्य पाइपलाइन शामिल है, पूरी तरह से मृत होते हैं। अब सोचिए क्यों?
शायद रास्ते में कोई रुकावट ना हो इसलिए? बिल्कुल। पानी को बिना किसी मोटर के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ 100 फीट ऊपर खींचना है। ये वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन पुल और कैपिलरी एक्शन के जरिए होता है। ओके। अगर ये पाइपलाइन जीवित कोशिकाओं की बनी होती तो उनका अपना कोशिका द्रव्य उस पानी के बहाव में रुकावट डालता या फिर पानी के भारी दबाव से जीवित कोशिकाएं पिचक जाती। अरे हाँ। इसलिए प्रकृति ने खोखली, मृत और लिग्निन से मजबूत की गई कोशिकाओं का एक जाल बनाया जो एक परफेक्ट स्ट्रॉ या पाइप की तरह काम करता है। अब समझ में आया। मृत होने का मतलब है कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, पानी सीधा ऊपर खिंचता चला जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर फ्लोएम में इसका ठीक उल्टा क्यों होता है? फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है और इसके 4 घटकों में से केवल एक फ्लोएम फाइबर मृत होता है, बाकी तीनों हिस्से जीवित होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन या सुक्रोज का परिवहन पानी की तरह पैसिव या निष्क्रिय नहीं होता। मतलब उसमें एनर्जी लगती है? हाँ, पानी तो भौतिक विज्ञान के नियमों के सहारे ऊपर खिंच जाता है। राइट। लेकिन गाढ़े भोजन को एक जगह से दूसरी जगह और वो भी हर दिशा में धकेलने के लिए सक्रिय ऊर्जा यानी एटीपी की जरूरत होती है। राइट, एटीपी। और मृत कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए फ्लोएम की पाइपलाइनों को जिंदा रहना पड़ता है। क्या बात है। लेकिन इसी जिंदा पाइपलाइन में एक ऐसा हिस्सा है जिसे पढ़कर मुझे लगा कि विकासवाद या इवोल्यूशन ने कोई जादुई छड़ी घुमाई है। आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं? फ्लोएम के अंदर जो चालनी नलिका या सीव ट्यूब होती है, वो पादपों की एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसके पास अपना खुद का केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, ये बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है। मतलब एक जिंदा कोशिका लेकिन बिना दिमाग के, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहीं पर सेल्यूलर काम का बंटवारा अपने चरम पर पहुंच जाता है। चालनी नलिका को भोजन के प्रवाह के लिए अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए। एक बड़ा न्यूक्लियस उस संकरे रास्ते में बहुत जगह घेरता। तो चालनी नलिका ने क्या किया? उसने अपना केंद्रक त्याग दिया। लेकिन जिंदा रहने के लिए निर्देश तो चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। इसलिए उसके ठीक बगल में एक सहकोशिका या कंपेनियन सेल स्थापित की गई। अरे यार, ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी कंपनी के सीईओ ने अपना दिमाग और फैसले लेने का काम किसी बाहरी सलाहकार को आउटसोर्स कर दिया हो ताकि वो खुद सिर्फ ऑपरेशन पे फोकस कर सकें। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। चालनी नलिका सिर्फ एक रास्ता प्रदान करती है और बगल में बैठी सहकोशिका अपने न्यूक्लियस के जरिए उस नलिका की सारी जैविक गतिविधियों की नियंत्रित करती है। वाह! ये सेल्यूलर स्तर पर टीम वर्क और सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। सच में ये पौधों की खामोश दुनिया की एक बहुत ही व्यस्त और आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग है। लेकिन अब इस दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं जो गतिशीलता पर आधारित है। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज। हाँ, जानवरों और इंसानों के शरीर को एक चलती फिरती शानदार इमारत माना जा सकता है। बिल्कुल। और नोट्स इशारा करते हैं कि इस इमारत की बाहरी दीवारों और कमरों की अंदरूनी परतों को बनाने का काम एपिथेलियम ऊतक करता है। ये हमारी पहली सुरक्षा पंक्ति है, त्वचा की तरह। सही कहा। एपिथेलियम ऊतक इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संरचना हमेशा कार्य का अनुसरण करती है। वो कैसे? इसका काम सिर्फ ढकना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। इसलिए इसके 4 बहुत ही विशिष्ट प्रकार होते हैं। पहला है शल्की या स्क्वैमस एपिथेलियम। शल्की मतलब चपटा? हाँ, ये चपटी टाइल्स जैसी शल्क कोशिकाओं से बना होता है। ये फेफड़ों के उन हिस्सों और रक्तवाहिकाओं में होता है जहां गैसों या पदार्थों का आर पार होना जरूरी है। ओके। क्योंकि ये चपटी और पतली होती हैं, ऑक्सीजन बिना किसी रुकावट के तुरंत रक्त में मिल जाती है। यानी जहां छनाई या विसरण का काम है, वहां दीवार एकदम पतली होनी चाहिए। एकदम सही। दूसरा आकार है स्तंभाकार या कलमनर। ये लंबे खंभों जैसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारी आंतों में पाई जाती हैं। स्तंभों जैसी क्यों? इनकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ये पचे हुए भोजन को सोखने के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया या सतह प्रदान करती हैं। अच्छा, तो ये आंतों में होती हैं। और तीसरा प्रकार पक्षमाभी या सीलिएटेड है। यह स्तंभाकार कोशिकाओं का ही एक रूप है, लेकिन इनके ऊपर छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं।
सीलिया। यह हमारी श्वास नली में होता है और ये लगातार झाड़ू की तरह काम करता है ताकि बलगम और धूल के कण फेफड़ों में ना जा सकें। क्या बात है, प्रकृति का अपना क्लीनिंग सिस्टम। हाँ, और चौथा है घनाकार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो क्यूब के आकार का होता है और यह हमारी किडनी की नलिकाओं या नेफ्रॉन को यांत्रिक सहारा देता है। मतलब अलग-अलग कमरों के लिए अलग-अलग तरह का प्लास्टर और पेंट। बिल्कुल, इसे कुछ यूं समझाया गया है, ईंट से ईंट जुड़ती है सीमेंट से, और बोन यानी हड्डी से बोन जुड़ती है लिगामेंट से। लेकिन जब हड्डी बेवफा हो जाती है और अपनी बिरादरी छोड़कर मांसपेशी या मसल के साथ जुड़ जाती है तो उसे टेंडन कहते हैं। ये बेवफा हड्डी वाला रूपक भले ही मजाकिया हो, लेकिन यह एक बहुत ही सटीक और गहरा फंक्शनल अंतर स्पष्ट करता है। हाँ, मुझे भी लगा। आप इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। देखिए, लिगामेंट का काम दो हड्डियों को जोड़कर एक जॉइंट बनाना है, इसलिए लिगामेंट में थोड़ा लचीलापन होना जरूरी है ताकि हम मुड़ सकें। राइट, बिना लचीलेपन के तो हम रोबोट बन जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। जब मांसपेशी सिकुड़ती है तो उसे हड्डी को खींचना होता है। अगर टेंडन लचीला हुआ तो वो रबर बैंड की तरह खिंच जाएगा और हड्डी अपनी जगह से हिलेगी ही नहीं। अरे हाँ, पॉइंट है। इसलिए टेंडन बहुत ज्यादा सख्त और मजबूत फाइबर से बने होते हैं, जिनमें लचीलापन लगभग शून्य होता है। यही कारण है कि जब खेल-कूद में टेंडन में खिंचाव आता है तो उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। ये बहुत ही तार्किक है कि बल प्रयोग के लिए तार का सख्त होना जरूरी है। लेकिन संयोजी ऊतक में सिर्फ बांधने वाले तार ही नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता है ना? बिल्कुल। जैसे कि हमारा रक्त। हाँ, ब्लड। पूरे शरीर में रक्त ही एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में है, जो ऑक्सीजन से लेकर हार्मोन तक हर चीज की डिलीवरी करता है। और एक और ऊतक है जिसके बारे में बात करना अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता, एडिपोज ऊतक, जिसका काम है वसा या फैट को जमा करना। को अक्सर गलत समझा जाता है। ये सिर्फ अतिरिक्त वजन नहीं है। तो फिर क्या है? त्वचा के ठीक नीचे एडिपोज ऊतक की परत एक बेहतरीन थर्मल इंसुलेशन का काम करती है। ये शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जो ठंडे मौसम में हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मोटापा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा ये हमारे नाजुक अंगों के चारों ओर एक शॉक एब्जॉर्बर या गद्दे का काम करता है। तो अब हमारे पास एक ऐसी इमारत है जिसकी दीवारें बन चुकी हैं, ढांचे आपस में जुड़ चुके हैं और इंसुलेशन भी हो चुका है। इमारत पूरी तरह तैयार है। लेकिन तो इस सब का अर्थ क्या है? एक ईंट और गारे की इमारत अपने आप तो नहीं चलती। एक जानवर को दौड़ना है, खतरे से बचना है, खाना पचाना है। इस पूरी मशीनरी को कमांड कौन देगा और इसके भारी भरकम पुर्जों को हिलाएगा कौन? हमारा दिमाग और हमारी मांसपेशियां आपस में तालमेल कैसे बिठाती हैं? इस पूरी व्यवस्था का जो नियंत्रण कक्ष है वो है हमारा तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, और उसका इंजन है पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। तंत्रिका ऊतक मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, राइट? हाँ, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। इसका डिजाइन किसी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कम नहीं है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क? कैसे? इसमें धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से से सिग्नल या संदेश को पकड़ती हैं। ओके। फिर ये सिग्नल बीच के मुख्य हिस्से साइटोन में प्रोसेस होता है। वहां से ये एक्सॉन नाम के एक लंबे तार के जरिए बिजली की गति से आगे दौड़ता है। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाता है? जहां एक न्यूरॉन खत्म होता है और अगला शुरू होता है, उस माइक्रोस्कोपिक गैप को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स? हाँ, यहीं पर रासायनिक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे में छलांग लगाते हैं। लेकिन दिमाग ने तो आदेश दे दिया, जैसे सामने गड्ढा है, रुक जाओ। इस आदेश को जमीन पर लागू कौन करेगा? ब्रेक कौन लगाएगा? ब्रेक लगाती हैं हमारी मांसपेशियां। पेशीय ऊतकों को उनके काम करने की शैली के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहली है रेखित या ऐच्छिक पेशियां, जिन्हें हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी मतलब जिन पर हमारा कंट्रोल है? बिल्कुल, इन पर हमारा सीधा नियंत्रण होता है। हम जब चाहें हाथ उठा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इन कोशिकाओं की एक खास बात यह है कि इनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, यानी ये बहुकेंद्रीय होती हैं।
एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि अचानक से दौड़ने या वजन उठाने के लिए बहुत ज्यादा और त्वरित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कई केंद्रक मिलकर उस मांग को पूरा करते हैं। समझ गया। और दूसरे प्रकार की मांसपेशी? वो है जो शायद हमारी चेतना से ज्यादा समझदार है, अरेखित या अनैच्छिक पेशियां, यानी इनवॉलंटरी मसल्स। इन पर हमारी मर्जी नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल नहीं चलती। जैसे कि हमारा आमाशय या हमारी आंतें। कल्पना की जा सकती है कि अगर हमें अपनी मर्जी से खाना पचाने का फैसला लेना पड़ता तो क्या होता। मैं तो पक्का भूल जाता और मुसीबत हो जाती। हाँ, ये पेशियां एक केंद्रीय होती हैं, धीमी होती हैं, लेकिन लगातार बिना किसी सचेत प्रयास के काम करती रहती हैं। अनैच्छिक नियंत्रण हमारे अस्तित्व के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। सही बात है। हम सोते रहते हैं लेकिन शरीर के अंदर के कारखाने अपना काम करते रहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आरामदायक विचार है कि हमारा शरीर कई मामलों में हमसे ज्यादा समझदार है। एग्जैक्टली। लेकिन इन सब में एक तीसरी प्रकार की मांसपेशी है जो मुझे लगता है प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। आप हृदय पेशियों की बात कर रहे हैं, कार्डियक मसल्स। हाँ, ये संरचना में शाखित या ब्रांच होती हैं, काम में अनैच्छिक होती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जीवन भर कभी थकती नहीं है। कभी नहीं। नहीं, रेखित पेशियां दौड़ने के बाद लैक्टिक एसिड के कारण थक जाती हैं, लेकिन हृदय पेशियों का ऊर्जा प्रबंधन इतना सटीक होता है कि वे आराम का शब्द नहीं जानती। और यही बात जीव विज्ञान की इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही दार्शनिक मोड़ पर ले आती है। इन ऊतकों के श्रम विभाजन को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि एक बहुकोशिकीय जीव का शरीर असल में खरबों कोशिकाओं का एक ऐसा समाज है जहां हर किसी को अपना काम, अपनी जगह और अपनी सीमाएं पता हैं। बिल्कुल, चाहे वो पौधों की दुनिया में अपनी जान देकर पौधे को सीधा खड़ा रखने वाला स्क्लेरेनकाइमा हो, या बिना दिमाग के काम करने वाली चालनी नलिका हो, या फिर हमारे शरीर में दौड़ते हुए न्यूरॉन्स हो। ये एक ऐसी सिम्फनी है जहां कोई भी कोशिका बेसुरी नहीं गाती। और इस पूरी सिम्फनी में हृदय पेशियों का वो तथ्य एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इंसान ने आज तक अनगिनत मशीनें बनाई हैं, विशाल जहाज, सुपर कंप्यूटर, अंतरिक्षयान। लेकिन इंसानों द्वारा बनाई गई हर मशीन को, चाहे वो कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, एक समय के बाद मेंटेनेंस, आराम और मरम्मत की जरूरत होती है। उसका इंजन थकता है, उसके पुर्जे घिसते हैं। सही बात है। लेकिन जरा उस हृदय पेशी के बारे में सोचिए। एक इंसान के जन्म लेने से कई महीने पहले जब वो सिर्फ एक भ्रूण होता है, वो पेशी धड़कना शुरू करती है और दशकों तक चलती है। हाँ, बिना रुके, दशकों तक, हर सेकंड, हर मिनट, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी मरम्मत के वो लगातार ऊर्जा पैदा करती है और पूरे शरीर को चलाती है। ये सच में एक चमत्कार है। तो सवाल यह है कि क्या भविष्य में हमारा विज्ञान, हमारी पूरी तकनीकी प्रगति मिलकर कभी कोई ऐसा अनंत इंजन या परपेचुअल मशीन बना पाएगी जो मांस और रक्त से बने इस जैविक ऊतक की अविश्वसनीय सहन शक्ति की बराबरी कर सके? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो जीवन की जटिलता के सामने हमें नतमस्तक कर देता है। इस गहरे विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचते रहिए।